यह कहानी है शुक्लपुर गांव की। शुक्लपुर गांव एक बड़ा ही विशाल गांव था। इस गांव के अधिकार व्यक्ति अमीर थे। सबके बड़े बड़े मकान और अच्छी अच्छी बिल्डिंग थी। लेकिन इस गांव के कोने पर कुछ ऐसे वैसे भी थे जो बड़े ही गरीब थे। गरीबों में ही एक रवि नाम का व्यक्ति भी शामिल था। रवि बड़ा ही गरीब था, लेकिन फिर भी वह बड़ा ही ईमानदार था। रवि कपड़े बेचने का काम करता और अपना परिवार चलाता। रवि की एक प्यारी बिटिया थी जो जवान हो चुकी थी। रवि गांव-गांव में फिरता और कपड़े बेचा करता था। निधि बेटा, जल्दी से खाना ले आओ, फिर काम पर भी जाना है। निधि बेटा, मैं आज दोपहर में खाना खाने नहीं आऊंगा। तुम मेरा खाना बंद दाना कहीं रास्ते में ही खा लूंगा। वैसे भी आजकल दिवाली का समय है, बिक्री बड़ी अच्छी होने लगी। अब अगर मेरे कपड़े ऐसे ही दिखते रहे तो जल्द ही तेरा विवाह करूंगा। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। आप मेरी चिंता मत कर रहे पिताजी। आप आराम से खाना खाएं। आज मैंने आपके लिए पड़ी हुई स्वादिष्ट और मीठी वाली बर्फी बनाई है। रवि खाना खाने के बाद अपने कपड़े बेचने निकल जाता है। कपड़े ले लो, कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े। आओ दीदी, कहो तो कपड़े दिखा दो। बड़े ही अच्छे कपड़े हैं, नए नए डिजाइन के कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं और सस्ते दाम पर मिलने वाले कपड़े। दीदी, अच्छे कपड़े हैं। भैया, सिल्क वाले सूट दिखाना और साड़ी भी सिल्क में ही दिखाना, क्योंकि क्या है ना कि मैं सिल्क के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनाती। आओ भैया, अंदर चरपाई पर बैठकर दिखा दो, नीचे तुम्हारे कपड़े सारे खराब हो जाएंगे। हम अंदर बैठकर आपको अच्छे से दिखाते हैं। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब रवि का व्यापार कुछ कम चलने लगा और रवि को अपनी बिटिया निधि की चिंता भी सताने लगी। रवि को हर वक्त निधि की शादी की चिंता सताती रहती। एक दिन रवि पेड़ की छाव में बैठकर दोपहर में खाना खा रहा था। तभी उसके पास एक लालू नाम का व्यक्ति आता है। क्यों रे रवि, इतनी चिंता में क्यों बैठा है? क्या हुआ? और सब बड़ा ही उदास दिख रहा है। क्या अब तेरा व्यापार कुछ सही नहीं चल रहा अन भाई? हन लालू भाई, क्या बताऊं, लड़की अब जवान हो गई है, उसके रिश्ते के बारे में भी सोचना है। और तुम्हें तो पता ही है आजकल कितनी महंगाई हो गई है, और ऊपर से दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो गई है। तू कहता तो सही है, अब तेरी बेटिया भी जवान हो गई है। अब तुझे कुछ और सोचना चाहिए। मैं तुझे पूरे आधे पैसे दूंगा अगर तू मेरी मदद करेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। तू सबके घर घर जाता है और तुझे सबके घर के रास्ते भी पता है। अगर तू मेरी मदद करे तो मैं तुझे बड़े ही पैसे दूंगा यदि तू कपड़े बेचने के बहाने सबके घर के रास्ते देखें और सबके सामान पर नजर रखे, तो हम रात में चोरी करने में आसान रहेंगी दिन भर। नहीं नहीं भाई, मैं चोरी नहीं कर सकता। और तुम्हें तो पता ही है, अगर गांव में चोरी करते हुए पकड़ा गया तो बड़ी बदनामी की हो जाएगी। तू अपने कपड़े का व्यापार किया कर और रात में हम चोरी करेंगे और पैसे डोनॉन आधे अधूरे कर लेंगे। चल चल, अब ज्यादा सोच मत। वैसे भी मुझे पता है तेरे घर में जवान बेटिया है, फिर तुझे उसका विवाह भी तो करना है। जब हाथ में पैसे होंगे तभी अच्छा विवाह कर पाएगा। वह सब तो ठीक है लालू भाई, लेकिन मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। यदि पकड़ा गया तो मेरी बिटिया से कोई शादी भी नहीं करेगा। और तुम चिंता क्यों करते हो मैन? उन्ना तुम्हारे साथ। यदि कुछ ऐसा हुआ तो हर जगह तुम्हारे साथ मैं खड़ा हो, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अच्छा भाई, मैं तो चलता हूं, बाकी तेरी मर्जी है। सोचकर बता देना और डरना मत, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। अच्छा ठीक है लालू भाई, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना मुझे सामान में से आधे पैसे मिलेंगे। अरे हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने बोल दिया है ना, तुम्हें भी बराबर हक मिलेगा, तुम्हारा हिस्सा भी पूरा होगा। हा 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 हा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वह व्यक्ति रोज गांव में कपड़े बेचने जाता और सबके घरों को नजरों में डालकर आता, और जिनके घर अच्छे होते उन घरों के बारे में लालू राम को बता देता।
लालू राम अपने आदमियों को भेजकर उन घरों में रात में चोरी कराता। ऐसे ही गांव में चोरी होती रहती थी। एक दिन रात के वक्त जब चोरी हुई तो गांव में शोर मच जगाया। और मेरे गहने कहाँ चले गए? हाँ, मेरे सोने का हार भी था। घर में चोरी हो गई। चोरी आर गांव वालों, बाहर आओ, जल्दी से आओ, यहाँ देखो मेरे घर में चोरी हो गई। क्या बताऊं, किसको बताऊं? घर में चोरी हो गई और मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। और कोई तो मेरी बात सुनो, मेरे घर में तो चोरी हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। और भाभी जी, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? और भैया क्या बताऊं, घर में चोरी हो गई। चोर ने सारा सोना चुरा लिया, यहाँ तक बिस्तर भी नहीं छोड़े। मैं तो बर्बाद हो गई, कहीं की भी नहीं रही। है मेरे गहने, अब मुझे ने गहने कौन दिलाएगा? सुबह से मेरे घर में तो कोई भी नहीं आया और घर के सब लोग भी शादी में गए हुए हैं। है एक कपड़े वाला आया था जिसने मुझे कपड़े दिखाए थे, उसके अलावा घर में कोई भी नहीं आया। क्या कहा? घर में चोरी हो गई? चोरी किसने कर ली? आज सुबह से तुम्हारे घर में कौन आया था? फिर तो जरूर उस कपड़े वाले रामू नहीं, तुम्हारे घर में चोरी की है जरूर उस रामू का ही हाथ है इस चोरी में। जाकर उस रामू को पकड़ कर लाओ। उस रामू ने तुम्हारे घर में चोरी कराई है। तभी सब गांव वाले मिलकर रामलाल को गांव से बुलाकर लाते हैं और उसकी पत्नी को भी लेकर आते हैं और लाकर गांव के एक पेड़ में बंद देते हैं। सब गांव वाले मिलकर रामू को पिटने लगते हैं। रामू अपनी बात की गवाही देता है, लेकिन कोई रामू की बात नहीं सुनता। कोई रामू पर यकीन नहीं करता और गांव का लालू भी आकर रामू के खिलाफ ही बोलाने लगता है। कहता है, इस रामू ने ही चोरी की है और वैसे भी इसकी बेटी अब जवान हो गई है, इसीलिए रामू ने ही चोरी की है। सब गांव मिलकर रामू को बहुत पिटते हैं, पीट पीट कर रामू को बेहोश तक कर देते हैं, लेकिन किसी को रामू पर दया नहीं, कुछ भी नहीं आती। हमेशा बुराई का बुरा ही अंत होता है, इसीलिए कभी किसी की बातों में आकर हमें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। ये कहानी है एक अनाथ लड़की की। किशनपुर गांव में एक गौरी नाम की लड़की रहती थी। गौरी के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके कारण गौरी अपने घर में अकेली रहती थी। गौरी देखने में बड़ी सुंदर और सुशील थी। गौरी जब भी बाहर कुछ काम जाती तो गांव की औरतें देखकर उसे बोलना शुरू कर देती। एक दिन गौरी नदी पर पानी लेने के लिए जाती। अरे देखो तो, इस कलमोही को आ गई पानी लेने, तालाब का पानी भी सारा खराब कर देगी। खुद तो बदकिस्मत है ही, हमें भी बदकिस्मत कर देगी। मुखिया जी को इसे तो गांव से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। अरे हाँ, देखा बहन, तुम कहाती तो ठीक हो, इस कलमोही का गांव में रहना पनाती से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ तो हमारे गांव पर मनाव एक पनाती हो, ना जाने क्यों मुखिया इसे गांव से निकाल कर नहीं सकते। अरे हाँ पूनम, तुम कहाती तो ठीक ही हो। लगता है मुखिया को इसे से कुछ लालच है, तभी तो मुखिया कभी भी इसे गांव से बाहर नहीं निकालता। खैर, हमें क्या। यह सब बातें गौरी दूर खड़ी सुन रही थी। तभी गौरी उनके पास आती है और बोलती है, यह सब बातें आप क्यों बोल रही है? मैं आपकी बेटी के समान हूँ, क्या आपको मुझ में पर दया नहीं आती? हाँ, देखो तो पूनम कैसी बातें कर रही है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, कुछ दिन बीते तो अपने बाप को खा गई। अब लगता है हमारे गांव को भी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगी यह कलमुही। गौरी उनकी बातें सुनकर पानी भरने के लिए चली जाती है। गौरी मटकी में अपनी पानी लेती है, वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। गौरी अपने घर आकर बड़े ही उदास हो जाती है और वह रोते हुए बोलती है, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
बेहतर होता कि तुम मुझे अपने साथ ही ले जाते। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। हर कोई मुझसे नफरत करता है। सब मुझे नफरत की नजरों से देखते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन गांव वालों के ताने हैं कि बंद नहीं होते। गोरी इन्हें तानों से परेशान आ जाती है, लेकिन गोरी को अब इन्हें सब की आदत हो चुकी थी। वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन गोरी अपने घर में खाना बना रही थी, तभी कुछ देर बाद गांव का मुखिया गोरी के घर आता है। मुखिया को देखकर गोरी एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलाती है, जी मुखिया जी, बोलिए, क्या कहना था? अरे गौरी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ कहाने नहीं आया। बस मैं तो यूं ही तुम्हारे हाल चाल पूछने आ गया। कहो क्या हाल चाल है तुम्हारे? किसी सामान की जरूरत हो तो बता देना। आखिर हम तो तुम्हारे ही हैं गौरी। वैसे भी बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, तुम्हें देखने के लिए ही आया हूँ। और मुखिया जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको पता तो है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। और गोरी, तुम उनकी क्यों करती हो? और वैसे भी गांव वाले कोई झूठ थोड़े ही गाते हैं। सबको पता है मैं गोरी को पसंद करता हूं। और वैसे भी गोरी, इसमें फर्जी क्या है? इस दुनिया में तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। तुम जैसी गरीब लड़की को कोई भी विवाह के लायक नहीं समझता। या तो मैं ही हूं जो तुम्हें गांव की इज्जत समझकर तुम्हें एक पत्नी का दर्जा दे रहा हूं। मुखिया जी, आप यह सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यह सब कहते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी के समान हूँ। अरे गोरी, शर्म कैसी? मैं कौन सा बिना विवाह के तुम्हें रख रहा हूँ? मैं तो तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। रानी की तरह मेरे घर में तुम ऐश करोगी। यस। मुझे कोई रानी नहीं बनना। मैं अपनी झोपड़ी में खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। यदि मुझे भूखा मरना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे कभी मांगने नहीं आऊंगी। यह बातें सुनकर मुखिया को बड़ा ही गुस्सा आता है और मुखिया गुस्से में गोरी से कहने लगता है, इतने बुरे दिन काट रही हो, लेकिन इस लड़की का घमंड नहीं जाता। ना जाने किस बात का घमंड है इस लड़की को कि 1000 बार कहाने के बाद भी मेरी बात नहीं मनाती। ठीक है, तुम इस झोपड़ी में ही चलो। वैसे भी तुम इस झोपड़ी के ही लायक हो। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला जाता है। गोरी बड़ी ही उदास हो जाती है। कुछ देर गोरी ऐसे ही खड़ी रहती है। खुशी देर के बाद गोरी को याद आता है, और घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो गई है। मुझे तो जंगल में लकड़ी लेने भी जाना है। वैसे ही बड़ी देर हो गई है। इस मुखिया ने मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर गोरी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल जाते वक्त गोरी को अकेला देख वह बोलना शुरू कर देते हैं। अरे रामू, देखो तो जरा, गोरी हमारी तरफ ही चली आ रही है। लगता है आज गोरी ने हमारे बारे में कुछ सोच लिया है। अरे गोरी, कहाँ जा रही हो? कुछ कम हो तो हमें बता दो। आखिर हम किसके लिए हैं? जो कहोगे वही कर देंगे। और गोरी, तुम्हें कितनी बार कहा है? आखिर ये मेहनत तुम कब तक करोगी? मुझसे विवाह करोगी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे धनराम भाई, तुम कैसी बातें करते हो? गोरी तुम्हारी भाभी है, भाभी। और तुम्हें तो पता ही है, गोरी मुझसे ही विवाह करना चाहती है। नहीं यकीन है तो पूछो। लो पूछो। क्या क्या गोरी? गोरी, ये रामू सही कह रहा है। क्या तुम इससे ही शादी करना चाहती हो? गोरी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। जंगल में जाकर गोरी लकड़ी काटने लगती है, लेकिन गोरी को बार बार उनकी बातें परेशान कर रही थी। उनकी बातों को याद कर गोरी को बड़ा है गुस्सा आता। वह जोर जोर से लिख दिया काटने लगती है। लकड़ी काटते हुए गोरी को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कोई है जो मुझे यहां से बाहर निकाल सकता है? कोई तो मुझे यहां से बाहर निकालो। कोई तो मेरी मदद करो। कोई आज जो मेरी आवाज सुन सके। वाह आवाज सुनकर गौरी बिल्कुल डर जाती है और अपनी लकड़ी की गठरी अपने सिर पर रखकर वहां से भागने लगती है। गौरी तेज तेज जंगल से बाहर निकल जाती है।
जैसे ही गौरी गांव में घुसती है, गांव के कुछ आदमी वहां पर खड़े होकर गौरी को देखने लगते हैं। कोरियाई पर कोई ध्यान नहीं देती और लपड़ी लेकर अपने घर जाती है। गौरी घर आकर खाना बनाकर खाना खाने लगती है। तभी गौरी को व्यक्ति की याद आती है। गौरी अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं वह किसकी आवाज थी। ना जाने मुझे कौन मदद के लिए पुकार रहा था। मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए था। हाँ, मुझसे क्या हो गया? क्या मुझे अभी जाना चाहिए? लेकिन अब तो बहुत ही रात हो गई है। अब जंगल में जाना सही नहीं है। पता नहीं कौन था जो इतनी पीड़ा वाली आवाज से मुझे पुकार रहा था। मुझे उसका मैं कैल सुबह होते ही जंगल में फिर से जाऊंगी और जाकर देखूंगी कि वह किसकी आवाज थी। मैं कैल उसकी मदद जरूर करूंगी। कुछ देर बाद गौरी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गौरी हड़बड़ाकर उठ जाती है और बिना खाए पी वहां फिर से जंगल की तरफ निकल जाती है। गौरी जंगल में जाती है तो गांव के लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जैसे ही गौरी जंगल में पहुंचती है, गौरी को FIR से वही आहट आती है। गौरी उसे आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ती जाती है। आवाज सुनते सुनते गौरी एक गुफा के पास जाती है और गुफा में अंदर चली जाती है। अरे यहाँ तो बड़ा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। कोई है आखिर? कौन है यहाँ जो मुझे पुकार रहा है? कौन है यहाँ? तुम्हें इतनी चोट कैसे? मैं तुम्हारे पैरों से तो बहुत खून बह रहा है। लगता है तुम्हें किसी जानवर ने काटा है, तभी इतना खून बह रहा है। मेरे पास कुछ है भी नहीं जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम रुको, मैं अभी कुछ जद्दी बुटियां लेकर आती हूँ। चाची, क्या तुम्हें पता है इस गौरी ने हमारे गांव को बदनाम कर दिया है। ना जाने सुबह सुबह कहाँ जा रही थी, और आज तो गौरी के हाथ में कुल्हाड़ी भी नहीं थी जिसे वह लकड़ी लेने जंगल जाती है। मुझे लगता है वह जरूर जंगल में कोई और काम से जा रही है। अरे हान रामू बेटा, तुम कह दो ठीक ही कह रहे हो। इस वक्त जंगल जाने का कोई काम नहीं है। फिर भी ये गौरी रोज सुबह जाती है। ना जाने क्या करने जाती है। हमें जाकर मुखिया को जरूर बताना चाहिए। लेकिन ये मुखिया भी हमारी बात का यकीन नहीं करता। हम गांव के और लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर काम वाले मुखिया के पास चले जाते हैं और मुखिया को सारी बातें बताने लगते हैं। मुखिया उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मुखिया तो पहले से ही गौरी पर गलत नज़र डाले हुए थे। अब मुखिया को और भी मौका मिल गया था गौरी को सुनाने का। मुखिया उनकी बातों को सच मानकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और गांव वालों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल जाकर देखता है कि गौरी उसी लड़के के पास बैठी हुई से जड़ी बूटी लद रही है। ये देखकर गांव वाले बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। गौरी गांव वालों को देखकर बिल्कुल डर जाती है और खादी हो जाती है। मुखिया सबके सामने गौरी को विवाह करने को कहता है।